आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 CS502 का। ठीक है जी, एवरेज केस एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट। ठीक है जी, जो क्विक सॉर्ट है वो रन कितने टाइम में होता है, थीटा एन लॉग एन टाइम है। ठीक है जी, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एवरेज केस जो है वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हम ज़्यादातर हमारा जो वास्ता पड़ता है वो वर्स्ट केस टाइम से पड़ता है। ठीक है जी, वगैरह के टू एनालाइज एवरेज रनिंग टाइम वी लेट टी एन। ठीक है, डिनोट द एवरेज रनिंग टाइम, हम इसको कर देते हैं एवरेज रनिंग टाइम क्विक सॉर्ट का। ठीक है जी, और वो जो लिस्ट है वो उसकी जो साइज है वो एन है। अच्छा, अब हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, जो टी एन है यानी जो रनिंग टाइम है वो 1, अगर n की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और अगर 1/n है तो जो उसकी जो लोअर है वो 1 है और जो अपर है वैल्यू वो n है, यानी 1 से लेकर n तक जाएगी। क्यू की वैल्यू फार्मूला टी क्यू माइनस 1 प्लस टी एन माइनस क्यू प्लस n अदरवाइज। ठीक है जी, अब ये जो है इसकी कैलकुलेशन की गई है। आप देखें 1/n टी क्यू माइनस 1, अब ये कैसे आया है, T0 कैसे आया है, आप क्यू की जगह पे 1 रखें। ठीक है, जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, यानी T0 ये आ जाएगा। अब n माइनस 1 कैसे आया, तो क्यू की जगह पे आप रखें 1। ठीक है जी, तो n माइनस 1 आएगा प्लस n। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह अब हम इसको एक और भी कर सकते हैं, दोबारा से हम इस पर रिकर्स अप्लाई करते हैं। अब हम इसकी वैल्यू क्यू की रखते हैं 2। जब हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 2 ये वाला प्लस n। इस तरह एक और दफ़ा रिकरेंस करते हैं। अब हम रखते हैं 3, इस तरह 4 रखते हैं और सो ऑन हम करते जाते हैं तो हमें ये हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना जो रनिंग टाइम है इसका वो थीटा एन लॉग एन है। तो अगर हम फर्ज करते हैं, अब हम कोई अजम्पशन बनाते हैं या कोई हम मफरूज़ा बनाते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस, तो टी एन लेस देन और इक्वल टू सी एन लॉग एन फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, जबकि सी जो है ना इसमें वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। ये अब देखें फॉर द बेस जो एन है उसकी जो वैल्यू है वो 2 है। मैं इसको मज़ीद अंडरलाइन कर हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है ना 2 है, किसकी, n की। जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा T2 लेस देन और इक्वल टू C2 log 2। ठीक है, तो 1/2 1/n था ना यहाँ पे फार्मूले में, तो 2 हमने इसकी वैल्यू रखी, 1/2 हो जाएगा और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है 1 है वो जाएगी 2 तक, तो टी क्यू माइनस 1 प्लस T2 माइनस क्यू। ठीक है जी, n की क्योंकि हमने वैल्यू रखी है 2 माइनस क्यू हो जाएगा प्लस 2। इसी तरह 1/2 इस पे रिकरेंस हम अप्लाई करेंगे। रिकरेंस अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमें हासिल होंगी T0 T1। ठीक है जी, प्लस 2, फिर इस पे रिकरेंस अप्लाई होगा यानी दोबारा, तो ये बनेगा जाके 8/4। ठीक है, 8/2 सॉरी 8/2 डिवाइड करेंगे 4 जवाब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका भी 1 आएगा जवाब, इसका 1 तो प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, और इसका भी 4 जवाब आएगा। तो 4 और 4 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, तो 8/2 इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आपने रख दी जानी है। उसके बाद वो कह रहा है कि वी वांट दिस मोस्ट C2 log 2। ठीक है जी, अब T2 है लेस देन और इक्वल टू C2 log 2, ये हमारे पास फार्मूला है। अब T2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 4 वैल्यू निकली है ना, तो 4 हमने यहाँ पे लगा दिया, C2 log 2 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू हासिल होगी 2.88 हासिल होगी। तो फॉर द इंडक्शन स्टेप वी अज्यूम दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, अगर हमारे पास n की जगह पे हो n डैश, तो फिर हमारे पास जो ये वाला फार्मूला है वो किस तरह लिखा जाएगा, ये वाला Tn लेस देन इक्वल टू Cn log n। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Tn डैश लेस देन इक्वल टू Cn डैश log n डैश। ठीक है,
अच्छा जी, इसी तरह अब यहाँ पे भी कैलकुलेशन की गई है। फैक्टर ऑफ एन आउटसाइड द सम वी हैव टी क्यू माइनस वन प्लस टी एन माइनस क्यू प्लस एन। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिया। इस वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब ये 1/n इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/n इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, 1/n n क्यू इज इक्वल टू 1 थ्रू n है, टी क्यू माइनस वन प्लस 1/n ये वाला हो गया। ठीक है, टी एन माइनस क्यू प्लस एन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है, अब ये काउंट एक जो है काउंट अप करता है और एक काउंट डाउन करता है इसमें। तो हमारे पास फार्मूला 2/n n माइनस वन क्यू इज इक्वल टू 0, 0 से लेकर n माइनस वन तक हमने जाना है, टी क्यू प्लस एन। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी, क्योंकि 0 से लेकर हमने जाना है n माइनस वन तक, तो t0 t1। ठीक है, समेशन है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको कर लें। उसके बाद ये हमारे पास सी क्यू एल एन क्यू, क्योंकि टी एन है ना, टी एन की वैल्यू हमारे पास यही थी। ठीक है, सी देखें यहाँ पे ये वाला टी एन की वैल्यू क्या थी, सी एन लॉग एन। ठीक है, अब फर्क सिर्फ इतना है कि एन की जगह पे क्यू लगा दिया है, तो टी क्यू लेस देन एंड इक्वल टू होगा सी क्यू लॉग क्यू। यहाँ पे इसकी वैल्यू ये पुट की गई है, ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है, ये आपको इधर शो कराया गया। तो सी अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2c/n। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये फंक्शन दिखाया गया, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस पे आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, द फंक्शन एफ एक्स एक्स एल एन एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा, इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। ठीक है, इस पे आपने अप्लाई कर देना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो ये मैथमेटिकल है तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर मैं सॉल्व करने लगूंगा। ठीक है जी, आगे वाला जो टॉपिक है हमारा इन प्लेस टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अब इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होता है कि जिसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास कोई एडिशनल अरे नहीं चाहिए, मतलब स्टोरेज। अब फर्ज करें हम क्या करते थे उसमें, जो हमने पहले किया है हमारे सॉर्ट में, हम अलग अलग करते थे, फिर हम उसको अलग से एक्सटोर करते जाते थे, फिर लास्ट में हम उसको कंबाइन जाके कर देते थे। तो इन प्लेस जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है ना, उसमें हमें कोई एडिशनल अरे नहीं चाहिए होती स्टोरेज के लिए। ठीक है, मतलब हम उधर ही उसके अंदर उसको सॉर्ट कर देते हैं। तो जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ना, वो स्टेबल कब होगा, जब उसमें अगर फ़र्ज़ करें डुप्लीकेट जो एलिमेंट है ना वो अपने ऑर्डर में ही रहेंगे, मतलब जिस तरह उनकी तरतीब है वो वैसे ही रहेगी। जो एलिमेंट पहले आ रहा था वो पहले ही आए, जो बाद में आ रहा था वो बाद में ही आए। कैसे, अब इसमें आपको दिखाया गया अनसॉर्टेड है डेटा हमारे पास 933 आप देखें 565-213 ठीक है। अब इस ऑर्डर में जो है ना, हमने इसके ऑर्डर को तब्दील नहीं करना, मतलब अगर 3 है तो 3 पहले आना चाहिए अरे में, 3 जो डैश वाला है तो पहले आना चाहिए। स्टेबल कैसे, आप देखें एक है, एक देखें ये एक बार आया हुआ, ये हमने पहले लगा दिया इसको। इसी तरह 2 है, 2 देखें ये एक बार आया हुआ, हमने इसको पहले लगा दिया, तो इसका ऑर्डर तब्दील नहीं हुआ। अब ऑर्डर देखें, अब जो 3 है ये पहले आया हुआ है, हमने इसको पहले लगा दिया है। ऑर्डर जब तब्दील होता है इसका, जब हम 3 डैश या 3 डबल डैश को हम पहले लगा देते हैं। अब देखें 3 हमने पहले लगा दिया, उसके बाद जो ऑर्डर था वो 3 डैश का था तो हमने इसको लगा दिया, फिर 3 डबल डैश आ गया। ठीक है, अब देखें ये ऑर्डर इनका तब्दील नहीं हुआ 3 का। ठीक है, 3 डैश और 3 डबल डैश। अब देखें अब 5 है, 5 का ऑर्डर देखें पहले है, ये आ गया। इसी तरह 5 प्राइम, अब देखें ये आ गया। उसके बाद 6 9 देखें, इनका जो ऑर्डर है ना वो तब्दील नहीं होगा। अब इधर देखें, अब 3 है, ये आपके ऊपर नज़र आ रहा होगा, कम्प्लीमेंट भी अक्सर हम इसको यूज़ करते हैं अलामत को। अच्छा, अब देखें ये सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई ये एलिमेंट मुख्तलिफ, मतलब डुप्लीकेट। अब इसमें देखें, अब ये वाला जो है एलिमेंट इसमें देखें ये बाद में है, लेकिन हमने इधर इसको पहले लिख दिया है, तो 3 ये बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये अनस्टेबल है, हमने इसकी जो तरतीब है वो तब्दील कर दी है। तो स्टेबल और अनस्टेबल और इन प्लेस का आपको समझ आ गया। ठीक है जी, अब जो
कौन कौन से हैं जो एल्गोरिदम है जो इन प्लेस एल्गोरिदम है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, मतलब इनके लिए हमें कोई एडिशनल अरे नहीं चाहिए होती स्टोरेज के लिए। ठीक है जी, वो कह रहा है कि बबल सॉर्ट जो इंसर्शन सॉर्ट है उसको हम स्टेबल एल्गोरिदम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट को हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो मर्ज सॉर्ट वो स्टेबल एल्गोरिदम था लेकिन वो इन प्लेस नहीं था, क्योंकि हम क्या करते थे, एक एडिशनल अरे हम इस्तेमाल करते थे, उसमें उसकी वैल्यू स्टोर करते रहते थे। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट जो है वो स्टेबल नहीं है लेकिन वो इन प्लेस एल्गोरिदम है, मतलब उसमें जो है ना ऑर्डर तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो हीप सॉर्ट जो है इन प्लेस एल्गोरिदम है लेकिन स्टेबल नहीं है। तो ये अक्सर जो है ना 5 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, पेपर में आपने इसको लाजमी तैयार करना है क्योंकि 5 नंबर का पेपर में आता है। ठीक है, कौन कौन से आपके इन प्लेस हैं और कौन से इन प्लेस नहीं है। उसके बाद लोअर बाउंड फॉर सॉर्टिंग है, द बेस्ट वी हैव सीन सो फार इज बिग ओ एन लॉग एन। ठीक है, एन लॉग एन था, कंपैरिजन बेस जो भी है ना वो एन लॉग एन होते हैं, जो भी कंपैरिजन बेस होते हैं, मतलब एक एलिमेंट का दूसरे के साथ या एक वैल्यू का दूसरे के साथ जो कंपेयर हम करते रहे हैं अभी तक, वो एन लॉग एन से बेहतर नहीं हो सकते। ठीक है जी, ठीक है जी, जो कंपैरिजन बेस होते हैं ना वो एन लॉग एन होते हैं। अगर हम कंपैरिजन बेस के अलावा बात करें ना तो वो एन लॉग एन से बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें जो की है की इन द रे देन इट इज इम्पॉसिबल टू सॉर्ट मोर एफिशिएंटली देन ओमेगा एन लॉग एन टाइम। ठीक है जी, तो मतलब जो कंपैरिजन बेस होंगे ना वो एन लॉग एन से ज़्यादा हमें नहीं दे सकते बेहतर टाइम। हाँ, अगर कंपैरिजन के अलावा हो तो फिर हम कर सकते हैं। अब फर्ज़ करें हमारे पास जो नंबर हैं वो A1 A2 A3 हैं। ठीक है, अगर हम इनका फैक्टोरियल निकालते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम बनती हैं। वो कौन कौन सी हैं, A1 A2 A3, एक ये हो गया, इसी तरह दूसरा जो ग्रुप होगा A1 A3 A2 होगा, इसी तरह तीसरा A3 A2 A1 होगा और लास्ट में होगा A2 A3 A1। ठीक है, वन ऑफ दीज परमुटेशन लीड्स टू नंबर इन सॉर्टेड अरे। द कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम डिफाइन अ डिसीजन ट्री। जो कंपैरिजन बेस होते हैं ना एल्गोरिदम, अब देखें उसमें अब एक ट्री बन गया। डिसीजन मतलब क्या कि वो उससे छोटा है तो इधर आ जाए, वो उससे बड़ा है तो इधर आ जाए। ठीक है, अब देखें अगर A छोटा है A2 से तो इस तरफ। ठीक है, और अगर A छोटा नहीं है A2 से तो फिर इस तरफ। तो इसका मतलब है कि A1 छोटा होगा A3 से। ठीक है, अगर यस तो फिर इधर ये वाला ऑर्डर बन जाएगा 2 1 3। अच्छा जी, और अगर A1 छोटा है A3 से, ये अगर गलत होता है तो फिर इधर आ जाएं। तो इसका मतलब फिर अब दूसरी हम अप्लाई करते हैं, A2 जो होगा वो छोटा होगा A3 से, अगर यस होगा तो 2 3 1 और अगर नो होगा तो 3 2 1। इसी तरह ये भी आपको दिखाया गया करके। तो एक डिसीजन ट्री है। ठीक है जी, वो कह रहा है कि अगर n एलिमेंट हो तो फिर n पॉसिबल परमुटेशन होंगे। ठीक है, जो हाइट होती है Tn बिकॉज एनी पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ कोरेस्पोंड है सीक्वेंस ऑफ कंपैरिजन मेड बाय द एल्गोरिथम। ठीक है, जितने भी पाथ जो बनता है वो जो कंपैरिजन होता है ना कि रूट से लीफ का जो हम कंपैरिजन करते जाते हैं तो उसी के ऊपर सारा डिपेंड होता है जो रनिंग टाइम होता है। अगर बाइनरी ट्री है उसकी जो हाइट है Tn है तो एट मोस्ट क्या होगा 2Tn उसके लीव्स होंगे। ठीक है, इतने लीव्स होंगे। ये जो है ना ये लीव्स हैं। जो फर्स्ट वाला होता है ये रूट नोड होता है, बाकी हम उसको लीव्स कह सकते हैं। ठीक है जी, जो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम होते हैं ना वो डिस्टिंग बिटवीन एट मोस्ट 2Tn। ठीक है, फाइनल आउटकम्स ये होता है 2Tn ग्रेटर दैन इक्वल टू n फैक्टोरियल। अगर Tn ग्रेटर दैन इक्वल टू log n फैक्टोरियल है। अगर फर्ज करें जो स्टर्लिंग है अप्रॉक्सीमेशन है उसका फार्मूला आप देख लें, n का फैक्टोरियल ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 पाई n अंडर रूट हो गया n ओवर e इसकी पावर n है। ठीक है जी, अगर हम इसको Tn लेते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू तो लॉगरिथम के जो आपके कानून है वो इस पर अप्लाई होंगे, log 2 पाई n n ओवर e n। ठीक है जी, ओवर का मतलब होता है माइनस और मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस। तो 2 पाई n
प्लस अब ये वाला आगे आ जाएगा, ठीक है जी, n log n, इनका अलग से log निकलेगा ना, इसी तरह माइनस होगा बटे की जगह पे, तो n log e होगा, तो इसमें जो डोमिनेटिंग टर्म है वो ये वाली है n log n वाली, तो इसका जो होगा रनिंग टाइम वो ओमेगा n log n होगा। तो थ्योरम है 1, एनी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज़ वर्स्ट केस रनिंग टाइम ओमेगा n log n, ठीक है, जो भी कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम होते हैं जो उनका वर्स्ट केस रनिंग टाइम होता है वो n log n होता है, ठीक है। आप ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, आपका जो लेक्चर है ना वो इधर ख़त्म हो गया था 14वां लेक्चर, ठीक है, यहाँ से हमारा जो लेक्चर है वो 15वां शुरू होता है वीडियो। ठीक है जी, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है लीनियर टाइम सॉर्टिंग, ठीक है जी। अब हम लीनियर टाइम सॉर्टिंग को डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कि अब ये क्या पॉसिबल है कि हम कंपैरिजन के अलावा मतलब सॉर्ट करें, ठीक है। जवाब है हाँ जी कर सकते हैं, तो लेकिन ना उसके कुछ यानी कि महदूद हालात हैं जिनमें हम ये कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जो काउंटिंग सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट जो है ना उसमें नंबर होते हैं, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होते, मतलब इशारे वाले नहीं होते, पॉइंट वाले नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होते हैं, ठीक है। उनको हमने सॉर्ट करना होता है, जिसकी रेंज हो सकती है 1 थ्रू k हो सकती है, जो k है वो एक समान नंबर हो सकता है, ठीक है। तो जो बेसिक आइडिया होता है ना इसमें काउंटिंग सॉर्ट में वो ये होता है कि हर नंबर की जो है ना हमने रैंक मालूम करके उसको फाइनल अरे में स्टोर कर देना है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक नंबर होंगे कोई 1 थ्रू n हो, 1 थ्रू k होंगे, सॉरी, जो k है वो कोई समान नंबर हो सकता है, ठीक है। ये यानी कि इतने बड़े नंबर के लिए इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, ठीक है, कोई समान नंबर हो सकता है। अब फर्ज करें अब हमारे पास एक अरे है वो 1 थ्रू n तक है, उसमें जो इनिशियल पॉइंट है वो b 1 थ्रू n तक है और सॉर्टेड है, और सॉर्टेड आउट पर c 1 थ्रू k है, इसमें इंटीजर है, ठीक है। और एक और है सी एक्स इज़ द रैंक ऑफ एक्स, ठीक है, रैंक का पोजीशन था, मतलब अरे में वो कितने नंबर पर मौजूद है तो उसको हम रैंक कहते हैं, पोजीशन कहते हैं, ठीक है। जबकि एक्स जो है वो उसका जो रुकन है यानी कि जो उसका ताल्लुक है वो 1 थ्रू के से है, 1 से लेकर के तक इसमें एलिमेंट होंगे, ठीक है जी। चलते हैं एल्गोरिथम की तरफ, ठीक है। अब इसका सोडो कोड आपको दिखाया गया है, काउंटिंग सॉर्ट है, अरे 1 और ए बी है, इंट है के तक, ठीक है, के तक इसकी लास्ट वैल्यू है। एक लूप है फार, वो 1 थ्रू के तक चलेगी, ठीक है जी। अब के टाइम ये चलेगी तो सबकी जो वैल्यू होगी ना वो 0 कर देगी, ठीक है, यानी स्टार्ट में जब ये चलेगी तो ये सबकी वैल्यू क्या कर देगी, 0 कर देगी, वो स्टोर कर देगी CI में, ठीक है। उसके बाद एक और है जो अरे है, उसकी जो लेंथ है वो 1 से लेकर लेंथ a है, ठीक है, j में वो स्टोर कर देगी, ये एक और लूप है। अब अप्लाई जो होना है वो ये कि j की जगह पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसकी जो वैल्यू होगी उसमें +1 करेंगे, ठीक है, उसको हम स्टोर कर देंगे CAJ में, ठीक है, ये भी एंड टाइम चलेगा। तो जो CI होगा अब उसमें कौन से नंबर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट i, ठीक है। अब जब ऐसे आपको सोडो कोड समझ नहीं आएगी, जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद एक और लूप है जो 2 से लेकर k तक चलेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी i में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह जो CI होगी उसकी जो वैल्यू होगी ना CI की, वो CI और उसमें एक जो पिछला होगा ना वो वैल्यू स्टोर होगी, यानी 2 वैल्यू इसमें प्लस होंगी, फिर CI में जाके सेव होंगी, ये के टाइम चलेगा, ठीक है। इसी तरह एक और है वो लेंथ a है अरे की, वो डाउन टू 1 तक यानी 1 की तरफ चलेगी, ऊपर से लेकर 1 की तरफ जाएगी, ठीक है, यानी n से लेकर फर्ज करें अगर इसकी जो लेंथ है a की n है तो वो 1 तक जाए, n थ्रू 1 जाए, ठीक है। फिर aj की जो वैल्यू होगी ना वो CAJ में स्टोर हो जाएगी, फिर इनकी जो वैल्यू होगी वो b में जाके स्टोर हो जाएगी। अब इसमें आप देखें 4 नेस्टेड लूप्स हैं, ठीक है, जो k टाइम चलती है और एक n टाइम चलती है, k-1 n टाइम और n टाइम चलती है,
अब देखें ये वाली जो है के टाइम चलती है, ये एन टाइम, और ये के माइनस वन टाइम चलती है, और ये एन टाइम। इधर के लिखा हुआ, आप के माइनस वन इधर कर लेना, ठीक है। तो अब इसमें जो है 4 लूप्स हैं, के टाइम, एन टाइम, के माइनस वन और एन टाइम, 4 लूप्स हैं। तो इनका जो रनिंग टाइम बनता है वो थीटा एन प्लस के बनता है, ठीक है, क्योंकि ये के टाइम है, ये एन टाइम है, और ये के टाइम, के माइनस वन, और ये एन टाइम है। तो टोटल जो रनिंग टाइम होगा वो थीटा एन टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो है वो एन ही है ना, तो इसलिए जो इसका रनिंग टाइम होगा वो थीटा एन होगा। अब हमारे पास जो है ना एक अरे दिखाई, अब आपको जो है ना वो शॉर्ट कोड अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं मिसाल को। अब हमारे पास एक अरे है जिसमें उसके इंडेक्स दिए गए हैं और नंबर दिए गए हैं। अब देखिए 1 2 3 4 11 तक हैं, और इसमें जो नंबर स्टोर है 1 की जगह पे 3 है, और 2 की जगह पे 1 है, 3 की जगह पे 3 है, 4 की जगह पे 1 है, इस तरह 11 की जगह पे 3 है। अब देखें अगर हमारे पास अब एक हमने अरे है, एक और लिया हमने अरे के बराबर, हमने उसको 7 रखा है, यानी उसमें जो लास्ट वाला है वो 7 है, ठीक है। और अब जो चली है लूप, अब ये देखें सबको 0 0 कर देगा फॉर आई 1 थ्रू के। अब हमारे पास 7 तक है ना, तो जब ये के टाइम चलेगी तो सबको 0 0 कर देगा। अब देखें सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 है ना। अच्छा, अब देखें फॉर 1 थ्रू लेंथ ए, यानी जो लेंथ है उसकी वो वहाँ तक जाएगा जो जे की वैल्यू है। अब देखें अगर हमारे पास जो 7 है, के बराबर अगर हम 7 रखते हैं, अब 7 देखें 7 की पोजीशन ये बनती है ना, तो इसका इंडेक्स 1, ठीक है। इसी तरह अगली जो वैल्यू है, अगली वैल्यू हमारे पास 1 है। आप देखें के बराबर अगर 1 है तो 1, इसका जो इंडेक्स है वो 1 है। अब हमने इसको इधर रख दिया, ठीक है जी। ए अब जो है 1 प्रोसेस हो गया। अब देखें 3 है, 3 की जो रैंक है वो 3 ही है, तो इधर 1 लिख दिया हमने, ठीक है जी। उसके बाद 3 प्रोसेस हो गया। अब इनमें जो वैल्यू उठाई है वो 1 की उठाई है, ठीक है जी। अब 1 देखें, अब ऑलरेडी भी हमारे पास 1 था यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक का इजाफा हम कर देंगे, क्योंकि जो 1 है वो अब एक और बार आया है, ठीक है। तो अब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि जो 1 है अब 2 मरतबा आ चुका है, 2 मरतबा हमने इसको प्रोसेस किया 1 को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जितनी मरतबा जो प्रोसेस होगा उसकी वैल्यू हम उतना इंक्रीज कर देंगे। अगर किसी की वैल्यू एक भी बार भी प्रोसेस नहीं होती तो उसकी 0 ही रहेगी, ठीक है। अब 1 प्रोसेस हुआ, इसकी जो वैल्यू हो गई 2 हो गई, पहले 1 थी। अब हमने 2 को प्रोसेस किया, तो 2 को जब प्रोसेस किया 2 हमारे पास पहले नहीं था, तो हमने इसको 1 पे स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो 2 है वो प्रोसेस हो चुका है। अब इसी तरह सारे हमने प्रोसेस किए, तो जो फाइनली है ना हमारे पास वो 1 है, आप देखें 2 मरतबा है, तो जो 2 है वो 2 मरतबा है। इसी तरह जो 3 है वो 2 मरतबा है, 4 2 मरतबा है, और 5 1 मरतबा है। 6 जो है उस रे में 0 है, और यानी एक भी दफ़ा रिपीट नहीं हुआ या एक भी दफ़ा नहीं आया। जो 7 है वो 2 मरतबा आया। अब देखें 7 1 और 1 ये 2 हो गया। इस तरह 1 को देखते हैं, 1 और 1 ये 2 मरतबा आया है। इस तरह 2 को देखते हैं, 2 और ये 2, ये 2 मरतबा आ गया। इसी तरह जो 4 है, ये वाला 4 है और ये वाला 4 है, ठीक है, ये भी 2 मरतबा आया। और 5 देखें इस अरे में सिर्फ 1 मरतबा, तो हमने 1 मरतबा इसको लिख दिया। 6 देखें 6 है, इसमें 6 नहीं है तो हमने इसको 0 कर दिया, ठीक है। और जो 7 है अब 2 मरतबा है तो हमने इसको लिख दिया। तो हमने इस अरे में जो जितनी बार रिपीट हुआ है उसको हमने लिख दिया, उसका इंडेक्स चेंज, ठीक है। अब जो सी है उसमें काउंट ऑफ एलिमेंट ए है, तो हमने ये काउंट करके इसमें लिख दिया है। अब हमारे पास इनपुट है 1 थ्रू एन है, और जो सी है हमारे पास जो स्टोर है वो 1 थ्रू के है। तो के की वैल्यू लास्ट जो है वो 7 थी ना, ठीक है, और इसमें 11 है, ऊपर वाले में 1 थ्रू एन में 11 है। अब फर्ज करें जो आई की वैल्यू है वो 2 से लेकर 7 तक चले, यानी आई की जो वैल्यू है वो 2 से लेकर 7 तक चले। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आप समझना गौर करके, ठीक है। और 2 से लेकर 7 मतलब पहले 2 रखेंगे हम आई की जगह पे, फिर हम 3 रखेंगे, और फिर 4 5 6 7 इस तरह चलेंगे। तो सी आई यानी C2 यानी C2, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होगी वो C2 प्लस C2 माइनस 1 1। अब आई की जगह पे 2 होगा तो 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसमें
जो 6 एलिमेंट है ना वो 3 से छोटे हैं, 3 या 3 से छोटे हैं। आप देखें जो 6 एलिमेंट हैं वो 3 या 3 से छोटे हैं। ये भी 3 से छोटा है या बराबर है, ये भी 3 के बराबर है, और ये छोटा है, ये छोटा है, और ये छोटा है, ये बराबर है। देखें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6। अब देखें जो 6 एलिमेंट हैं वो 3 से छोटे या 3 के बराबर हैं। अच्छा, आप देखें जो 3 है, 3 हमने इधर रख दिया, तीन उठाया, और 3 अब देखें यहाँ पे देखें हमारे पास एक और अरे थी ना जिसमें जो स्टोर थे वो 3 की जगह पे 6 था, तो 3 की जगह पे 6, यानी कि जो 3 है हमने छठी पोजीशन पर रखना है, छठी रैंक पे, उसका जो रैंक है वो 6 है। अब देखें 3 को हम गिनते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। अब हमने 3 को स्टोर कर दिया है 6 नंबर पर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको स्टोर कर दिया। अब ये देखें ये 3 को प्रोसेस हुआ, 3 इसकी जो पोजीशन बनती है वो 6 बनती है, तो 6 पे यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है जी। टोटल जो है A11 है, A11 है इसमें, ठीक है। A11 की जगह पे एक वैल्यू क्या है, अब देखें ये 11 है ना, इसका मतलब है A11 की जगह पे हमने वैल्यू क्या रखनी है 3। इसमें देखें इसका मतलब ये है ना, A है ना, A11 की जगह पे क्या है 3 है। अगर हम A11 की इसकी जगह पे 3 रखते हैं तो ये बनेगा C3, यानी C3। A11 की जगह पे तो अब 3 आ जाएगा ना, C3। अब C ये C है, इसकी जगह पे 3 है, तो छठी पोजीशन इसकी बनती है। C3 की जगह पे अब क्या आ जाएगा 6, यानी B6। अब B में अब हमने 6 की जगह पे 3 को रखना है, इस तरह होगा, ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा समझ लें। देखें यहाँ से हमने 3 उठाया, अब ये जो है A है, ये B है, और ये C है, ये आपके सोडो कोड में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें J की वैल्यू उठाई हुई है, ठीक है। फिर C A J की जो भी वैल्यू, अगर उधर उसमें 3 दिखाई है ना तो A 3 होगा। फिर C A11 सॉरी A11 की जगह पे क्या है वैल्यू 3 है, तो C3 प्लस होगा उसमें, फिर ये इसमें जाके जमा हो जाएगा। अब देखें ये फार्मूला है BCAJ, BCAJ। अगर J बराबर 11 हो, J बराबर क्या हो 11, तो A 11 होगा, J की जगह पे 11 पुट होगा ना, A11 पे कौन सी वैल्यू है 3 है, तो A11 की जगह पे 3 आ जाएगा। तो अब ये वाली जो ब्रैकेट है वो बन जाएगी C3। अब C3, अब इसमें देखते हैं, C3 हो गया 6 पोजीशन पर, तो अब इधर लिखेंगे 6 B6, C3 की जगह पे आ जाएगा 6, तो B6। अब 6 नंबर पर हम 3 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। और फिर अब इसमें जो है ना C11-1 होगा, ठीक है, तो उसमें से एक का कमी होगी, मतलब माइनस होगा, 6 में से एक माइनस होगा, तो ये 5 इधर हम लिख देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमने जो वैल्यू उठाई है वो 4 उठाई है, ठीक है जी। अब A10, ये A10 है ना, अब देखें AJ है, J की जगह पे क्या है 10 है, तो A10 की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है ना A10 की। अब ये जो है ना अरे देखें ये A है, A10 की वैल्यू क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C4। क्या लिखेंगे C4। अब C4 पे चले जाएं। अब ये वाली जो C है रे है ना, 4 पे कौन सी पोजीशन, कौन सा नंबर है 8, तो अब हमने C8 यानी B8 पे हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है 4 वाली। 8 आ गया, 4 वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर कर दी, और इसमें हम 1 का माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये देखें, अब दोबारा इसको देख लें, A10 10 पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है 4, ठीक है।
A10 पे यहाँ पे हम लिखेंगे 4, C4 हो जाएगा। तो हमने इस वाले को देखना है C4, 4 में कौन सा 8 है, तो 8 की जगह पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो 4 होगी और इसमें हम 1 का माइनस कर देंगे। इसी तरह हम ये सारा प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। लास्ट में अब ये वाला आप देख लें, अब ये 5 है, 5 अब 7 है, इसकी 7 पोजीशन पे कौन सा 5 है। अब यहाँ पे लिखेंगे A7, A7 पे कौन सी वैल्यू है 5 है, A7 की जगह पे हम 5 लिखेंगे तो ये बन जाएगा C5। अब 5C5 यहाँ पे 9 है तो 9 स्टोर होगा, ठीक है जी। 9 नंबर पर 5 स्टोर होगा, देखें 9 नंबर पर 5 स्टोर हो गया B में, ठीक है जी। B9 की जगह पे 5 स्टोर हो जाएगा और 9 में हम 1 का माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरह ये प्रोसीजर आपने कंप्लीट करना है एक एक करके और लास्ट में इसी तरह हमें हासिल होता जाएगा। आप देखें, अब ये वाला है, इसको देख लें आप। अब जो 2 पोजीशन पे कौन सा है 1 है ना, अब J की जगह पे आपने 2 पुट करना है। 2 पुट कर दिया आपने, A2 की वैल्यू कौन सी है 1 है, आपने अब ये 1 A2 की जगह पे पुट करना है। अब ये वाली जो ब्रैकेट है इसका अमल हो जाएगा। अब इसका होगा C1 का, ठीक है। A2 की जगह पे तो 1 है ना, तो C1। अब C जो है हमारे पास 1 ये वाला है ना, ये वाला 1 है ना। अब देखें इसकी वैल्यू कितनी है, वो 1 पे जाके स्टोर हो जाएगा B में। समझ आ गई? इस तरह आपने ये प्रोसीजर करना है। जो काउंटिंग सॉर्ट है वो एक इनप्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है, लेकिन एक स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 15 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।